Hello everyone and welcome back to your income tax class on exempt income। तो फिर कंटिन्यू करेंगे जर्नी को और कुछ और एग्जेम्प्ट इनकम आपको बताएंगे, वो इनकम जिन पर टैक्स नहीं लगता है। आइए, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन केस यू आर रिसीविंग एन स्कॉलरशिप। किस लिए? पढ़ाई करने के लिए अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो स्कॉलरशिप से जो भी पैसा मिला हुआ है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक प्रश्न उठता है मेरे मन में और आपके भी मन में उठेगा, तो उस बात की क्लैरिटी कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है, ठीक है, मुझे स्कॉलरशिप मिली है किस चीज़ की बताता हूँ आपको, स्टडी अब्रॉड के लिए। स्टडी अब्रॉड के लिए स्कॉलरशिप मिली हुई है। फीस जो है कॉलेज की उसके लिए मुझे मिला है 5 लाख रुपया। भाई मुझे विदेश जाना है तो उसके ट्रैवल के लिए भी मुझे पैसा मिल गया है 3 लाख रुपया, ठीक है। ट्रैवल एंड 3 लाख रुपये कुछ ज़्यादा है, ट्रैवल का 1 लाख रुपये कर देते हैं। ट्रैवल का 1 लाख रुपये मिल गया है। हॉस्टल एंड हॉस्टल चार्जेस का ये 1 लाख रुपये किया और 2 लाख रुपये हॉस्टल वगैरह के लिए मिला है। टोटल 8 लाख रुपये मिला है स्टडी अब्रॉड के लिए स्कॉलरशिप। तो मैं जानना आपसे चाहूँगा कि एग्जेम्प्ट कितना होगा। लिखता क्या है यहाँ पे, देखिए, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आर एग्जेम्प्ट। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आर एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे कितना एग्जेम्प्ट होगा? ये पूरा 8 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होगा। दिस टोटल इज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि जो कॉलेज की फीस होती है बस वही कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है। अगर विदेश पढ़ने के लिए किसी बच्चे को भेजा जाएगा तो स्कॉलरशिप पे, तो ऑब्वियसली उसके रहने का, खाने का, सब चीज़ का पैसा दिया जाएगा। जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है। इस 8 लाख को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और इसलिए 8 लाख रुपया एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव बाय एमपीज एंड एमएलएस। आई होप यू अंडरस्टैंड एमपीज। एमपीज स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and MLAs stand for member of legislative assembly। member of parliament, member of legislative assembly। पार्लियामेंट में कौन बैठता है? पार्लियामेंट में कौन से मेंबर होते हैं? ऑब्वियसली दोज द पार्टी, रूलिंग पार्टी विच इज इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, ठीक है। एमएलएस कौन है? बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं वो लोग हैं, और कौन है? उनकी अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। तो एमपीज एंड एमएलएस को जो भी डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एमपीज और एमएलएस होते हैं ना, इनको बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं जिनके लिए पैसा मिलता है, ठीक है। जैसे अब एक नॉर्मल एम्प्लॉय जब काम करता है तो उसको भी तो बड़े सारे अलाउंसेस मिलते हैं। भाई ये ट्रैवलिंग के लिए पैसा रख लो, ये कन्वेंस के लिए पैसा रख लो, बहुत सारी चीज़ों का पैसा मिलता है। एमपी और एमएलएस को जो पैसा मिलता है वो अलग अलग नाम से नहीं मिलता। जितने भी बेनिफिट होते हैं ना, सबको मिला जुला के एक ही अलाउंस बोल देते हैं, वो होता है डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, ठीक है। बस एक ही अलाउंस, सारे अलाउंस के बदले में एक ही अलाउंस दे देते हैं, डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, और ये अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। कितनी सुंदर बात है, ठीक है। ये जो एमपी एमएलए होते हैं ना, उनकी सैलरी टैक्सेबल होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्या चीज़ एग्जेम्प्ट है? इनको जो डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, ये जो एमपीज एमएलए होते हैं इनकी सैलरी, आपकी नॉलेज के लिए बस बता दूं, हालांकि आगे चल के आपको सिखाऊंगा भी, कि इनकी जो सैलरी होती है वो सैलरी की इनकम नहीं कहलाती। ये एमपी एमएलए जो होते हैं, फिर से मैं लिख के बताता हूं आपको, ये एमपी और एमएलए, इनको जो सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद हो गया डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस। अब मैंने कहा इन लोगों को ढेर सारे अलाउंस तो मिलते नहीं है, सारे अलाउंस के बदले में एक ही अलाउंस मिलता है और ये एग्जेम्प्ट होता है।
और ये टैक्सेबल होता है। लेकिन ये टैक्सेबल कहाँ होता है? अंडर हेड सैलरी? नहीं, ये टैक्सेबल होता है अंडर हेड IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, जब ये सैलरी की इनकम है तो सैलरी में ही टैक्सेबल होना चाहिए। एक्चुअल में सैलरी की इनकम किसे कहा जाता है? जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके साथ कर रहा था इनकम टैक्स का, तो आपको बताया था कि सैलरी की इनकम कब कहलाती है? जब एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिले। तो ये जो MP MLA होते हैं वो कहते हैं हम कोई सरकारी नौकर थोड़ी ना है कि सरकार हमको तनख्वाह दे रही है, हम सरकारी नौकर हैं। वो कहते हैं हम खुद ही सरकार हैं, सरकारी नौकर वोकर नहीं है। इसलिए हमारी जो तनख्वाह होगी वो सैलरी हेड की इनकम नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहलाएगी। क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, हम ही राजा हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता है, ना ही बहुत कोई विशेष लॉजिक हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का कानून बनाने वाले लोग हैं, ठीक है। और अपने लिए जो भी कानून ये बनाएंगे वो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, राइट। तो इन्होंने अपने लिए कानून बनाया कि MP MLAs को जो भी तनख्वाह मिलेगी वो IOS की इनकम होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो डेली एंड कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बता दूं, सैलरी की जो इनकम होती है ना वो पूरी इनकम होती है, प्योर। मतलब अगर आपको 10 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है तो 10 लाख आपकी सीधे इनकम है। लेकिन आपको बताया था मैंने कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इन दोनों में जो आपको आता है ना वो रेवेन्यू होता है, वो इनकम नहीं होती। जो आता है वो रेवेन्यू होती है, उसमें से खर्चा घटाने को मिलता है और फिर इनकम आती है, राइट। तो ये जो MP MLA हैं ये चाहे तो खर्चा भी चार्ज कर सकते हैं, उसमें से कहेंगे भाई तनख्वाह इतनी मिली सरकार से, लेकिन हमने भी सरकारी काम में इतना पैसा लगा दिया, खर्च कर दिया। भाई हम इस गांव का दौरा करने गए थे, हम फलानी जगह गए थे, इसमें ये खर्च हो गए, और वो पैसे की वो क्या करेंगे, खर्चे की तरह उसे क्लेम कर लेंगे, और IOS की इनकम क्या हो जाएगी, इससे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। हालांकि अभी ये सब पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, टैक्सेबल पोर्शन पे जितनी मैंने बात की, क्योंकि ये सब आगे चल के सिखाएंगे। अभी सिर्फ एक ही बात सिखानी थी कि डेली और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस एग्जेम्प्ट होती है MP MLA की। आगे बढ़ती है, अवार्ड और रिवॉर्ड। अब ये अवार्ड का मतलब क्या होता है? अवार्ड का मतलब होता है मेडल या फिर कह लीजिए ट्रॉफी, और रिवॉर्ड क्या होता है? कैश में जो पैसा आता है ना उसको रिवॉर्ड कहते हैं। Any payment made, whether in cash or in kind, shall be exempt from tax provided it is made। कह रहा है कोई भी आपको अवार्ड रिवॉर्ड ये सब मिलता है तो ये एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड इट इज मेड, लेकिन ये कौन दे रहा हो? इन परसुएंस ऑफ एनी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अवार्ड पब्लिक इंटरेस्ट में लाया गया है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर एनी अदर बॉडी एंड अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। कहता है कि अवार्ड रिवॉर्ड एग्जेम्प्ट होता है, देखो, ठीक है। लेकिन देखिए अवार्ड के लिए क्या कह रहा है? अवार्ड किसके द्वारा होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई भी बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। रिवॉर्ड किसके द्वारा होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर सच पर्पज एज मे बी अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ बाय पब्लिक इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो सकती है, या फिर अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे अवार्ड में ऐसा नहीं था। अवार्ड में 3 चीज़ें लिख रहा था, कह रहा था अवार्ड किसके द्वारा हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एनी अदर बॉडी भी लिख रहा था। यानी अगर आपको मेडल मिल गया, ट्रॉफी मिल गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे, स्टेट गवर्नमेंट दे दे, कोई और बॉडी दे दे, ठीक है, जो कि अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिवार्ड जो है, जो नगद में पैसा मिलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है तो अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। अवार्ड में बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, और बाकी कोई बॉडी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है और बाकी कोई बॉडी का तो नाम भी नहीं ले रहा है, कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट अगर अप्रूव है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? देखिए रिवॉर्ड क्या चीज़ है कि नगद में पैसा मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दूसरी बॉडी को भी इसी तरीके से गवर्नमेंट अलाउ कर देती, तो उस बॉडी का कोई एम्प्लॉय भी होता ना, तो वो पता है अपने मालिक को क्या बोलता है? कहता है एक काम करिए, कोई इनाम बोल के पैसा दे दीजिए ना, काहे तनख्वाह बोल के देते हैं, इनाम बोल के दे देंगे तो इस पैसे पे टैक्स ही नहीं लगेगा।
तो गवर्नमेंट जान रही है कि बहुत चालाकी हो जाएगी ऐसे, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है अप्रूव बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, तब जाके हम रिवॉर्ड की इनकम को एग्जाम मानेंगे, ताकि गवर्नमेंट भी इंश्योर करना चाह रही है वो जेन्युइन रिवॉर्ड है। ऐसा ना हो कि किसी को पैसा देना था, वो रिवॉर्ड बोल बोल के पूरे मार्केट में बट रहा है पैसा, ठीक है। एंड इफ इट इज मेडल, ट्रॉफी, ये सब तो भाई तब तो हम औरों को भी अलाउ कर रहे हैं एंड इट विल बी मेड एक्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे एनी अदर बॉडी का अप्रूवल की बात बताएं यहां पे, जैसे ओलंपिक्स है तो दिस इज अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ओलंपिक्स का अवार्ड मिलेगा वो एग्जम्प्ट है। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय लोकल अथॉरिटी? लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी नगर निगम आप कह सकते हो, ठीक है। और या फिर गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत। शहर में हम उसको नगर निगम बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी भी बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। शहर में नगर निगम बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, गांव में बोला जाता है ग्राम पंचायत, ठीक है। इनके पास इनकम जो है वो कुछ एग्जेम्प्ट बता रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात करते हैं कि इनकम होती ही क्या क्या है। इनकम होती ही क्या क्या है? 5 हेड की इनकम होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या एक ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहीं नौकरी कर सकता है? नहीं, अरे ग्राम पंचायत कैसे नौकरी कर लेगा, ठीक है। वो कोई इंडिविजुअल थोड़ी ना है। ग्राम पंचायत में लोग नौकरी कर ले चलेगा, म्युनिसिपैलिटी में लोग नौकरी कर रहे हो चलेगा, लेकिन म्युनिसिपैलिटी कहीं नौकरी थोड़ी ना कर सकती। यानी म्युनिसिपैलिटी को, ग्राम पंचायत को, इनको सैलरी की इनकम नहीं आ सकती कहीं से, तो ये तो नॉट एप्लीकेबल है, ये हो ही नहीं सकता। अब कहते हैं फॉलोइंग इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी एग्जेम्प्टेड, क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है, ये एग्जेम्प्ट हो गया। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया, अच्छा ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एग्जेम्प्ट हो गया, बहुत सही। सैलरी हो ही नहीं सकता, 3 हेड एग्जेम्प्ट हो गया, तो बचा क्या, पीजीबीपी। एक बात बताइए, नगर निगम या ग्राम पंचायत को आपने बिजनेस करते देखा है? कभी ऐसे देखा हो, ये देखो ग्राम पंचायत की दुकान, ग्राम पंचायत की साड़ी की दुकान? अरे नहीं भाई, ग्राम पंचायत धंधा थोड़ी ना कर रही है, उनका कोई शोरूम, ये सब बिजनेसेस, ये तो होता नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक चीज करती है, ठीक है, वो क्या है, आपको बिजली देती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और एक चीज और होता है, अगर आपको पता हो तो कंट्रोल शॉप्स होती हैं। ये ना जो लोकल अथॉरिटी होती है, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यही लोग चलाते हैं इसको। कंट्रोल शॉप क्या होता है, यहाँ पे जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनको सस्ते रेट में राशन प्रोवाइड किया जाता है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता आपको मालूम भी है कि नहीं ये सब। तो ये सब्सिडाइज रेट पे राशन होता है, जैसे कि मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम गेहूं का क्या रेट चल रहा है, मान लीजिए गेहूं का रेट 20 रुपया है, तो पता चले इस कंट्रोल शॉप में पता है कितने का मिल रहा होगा, हो सकता है 8 रुपये का मिल रहा हो या 5 रुपये का मिल रहा हो, ठीक है। ये कौन चला रहा होगा, ये नगर निगम चला रही होगी, या फिर कौन चला रहा होगा, नगर निगम चला रही होगी, और या फिर गांव में होगा तो ग्राम पंचायत चला रही होगी, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये लोग घाटा दे रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सब राशन आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही इसको सब्सिडाइज रेट पे दे रही है। ये ग्राम पंचायत के पास ये जो गेहूं दिया जा रहा है 5 रुपये किलो, तो हो सकता है 4 रुपये का ही आया है, वो आया 4 रुपये। अब इसमें नगर निगम भी कमाएगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमाएगी, ग्राम पंचायत में बट रहा है तो ग्राम पंचायत कमाएगी, तो इनके शॉप्स होते हैं, आप समझ गए। नगर निगम के, ग्राम पंचायत की ये कंट्रोल शॉप्स होती है, जिसमें सस्ते में राशन मिलता है, और सस्ते में राशन का मतलब मार्केट रेट से सस्ते में मिलता है। ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये खरीदती हैं तो इनको और सस्ते में मिलता है, यानी ये लोग तो कमाते ही हैं, इनको तो प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर बिजनेस की बात करें तो ये 3 चीज ही ये लोग करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस नॉट बीइंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी, कमोडिटी या सर्विस अदर देन वाटर इलेक्ट्रिसिटी विद इन इट्स ओन जुरिडिक्शनल एरिया, ये इसी कंट्रोल शॉप्स की बात कर रहा है। कमोडिटी सर्विस दे रहे हैं अपने जुरिडिक्शनल एरिया में, पानी और बिजली को छोड़ के, तो वो एग्जेम्प्ट है, यानी ये वाला एग्जेम्प्ट है। अच्छा,
तो ये लोग जो कंट्रोल शॉप से कमाते हैं ना, वो उस पर टैक्स नहीं लगता। फिर इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी विद इन और आउटसाइड इट्स ओन जुरिसडिक्शनल एरिया। पानी और बिजली अगर ये अपने एरिया में दें या अपने एरिया के बाहर तक दें, ठीक है, तो बिजली पानी पे इनको इनकी इनकम कंसिडर नहीं होगी, वो टैक्सेबल नहीं है, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, यानी इसके अलावा तो कोई धंधा होता ही नहीं है, दो ही चीज़ होती है। तो पीजीबीपी भी हम क्या एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, दो ही चीज़ तो होती है और वो दोनों एग्जेम्प्ट ही है। तो आप अपने मन में कह सकते हो पीजीबीपी एग्जेम्प्ट, लेकिन ऐसे बोल मत देना, क्योंकि ये दो इनकम पीजीबीपी की एग्जेम्प्ट है, बाकी इनकम भी एग्जेम्प्ट ही है। देखिए एचपी, कैपिटल गेन, आईयूएस और सैलरी तो नॉट एप्लीकेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सैलरी की इनकम तो पॉसिबल ही नहीं है इनके केस में। तो कुल मिला के क्या ये कह सकते हैं इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को टैक्स नहीं देना होता है, कह सकते हैं आप, कह लीजिए। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पंचायत, गांव में बोलते हैं हम ग्राम पंचायत, शहर में हम म्यूनिसपैलिटी भी बोलते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी बोलते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड भी बोलते हैं, नगर निगम भी बोलते हैं। इतना कुछ बोलते हैं शहर में, ये सब शहरी नाम है। ठीक है, ये टाउन वाला नाम है और ये पंचायत गांव वाला नाम है, विलेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है इनकम ऑफ अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन। ये जितनी भी रिसर्च एसोसिएशन है हमारे देश में, अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन। अब आप कहेंगे ये अप्रूव्ड क्या होता है? गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है जो इनको अप्रूव करती है, रिसर्च एसोसिएशन को। किस बेसिस पे अप्रूव करती है? वो देखती है कि आपकी रिसर्च किस क्वालिटी की है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, आप जेन्युइनली रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं, और उसी के बेसिस पे आपको अप्रूवल मिल जाता है। रिसर्च दो प्रकार की होती है, एक होती है साइंटिफिक रिसर्च, दूसरी होती है सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। दो तरीके की रिसर्च होती है, एक होती है साइंटिफिक और दूसरी होती है सोशल एंड स्टैटिस्टिकल। साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? अब साइंटिफिक रिसर्च तो आप समझते हैं, दवाई बनाने के लिए रिसर्च, परमाणु बम बनाने के लिए रिसर्च, ठीक है, रॉकेट बनाने के लिए रिसर्च, ठीक है, ये सब साइंटिफिक रिसर्च है। ठीक है, इनफैक्ट शैम्पू, सर्फ, साबुन बनाने के लिए भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, बेस्ट क्वालिटी का कैसे बनाया जाए। नाउ व्हाट इज द सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च? आप इकोनॉमिक्स में बड़े सारे डाटा पढ़ते हो, हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है, स्टेट वाइज पॉपुलेशन कितनी है, हमारे देश का लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, कितने लोगों को हमारे देश में पोलियो है, कितने लोगों को हमारे देश में एड्स है। इस तरीके के न जाने कितने सारे डाटा हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये डाटा क्या हैं? दीज आर द रिजल्ट ऑफ सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ठीक है, जिन रिसर्च को करके ये डाटा तैयार किया जाता है उसी को कहा जाता है सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ठीक है, तो इनकम ऑफ एन एसोसिएशन विच इज अप्रूव फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी रिसर्च whether in the nature of scientific research or research in the field of social sciences। कहता है कि कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं या फिर सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी इनकम एग्जिम्प्ट है। वो रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एग्जिम्प्ट है। आप कहोगे सर ये रिसर्च करते हैं तो कमाते कैसे हैं? बेटा ये रिसर्च करने के लिए बहुत सारे बिजनेसमैन इनको पैसा देते हैं, इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्हें अपने लिए रिसर्च कराना होता है। ठीक है, तो उससे पैसे कमाते हैं वो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। इनकम ऑफ स्पेसिफाइड न्यूज़ एजेंसी। ये न्यूज़ एजेंसी क्या है? जैसे आज तक चैनल है, ये न्यूज़ एजेंसी है। जी न्यूज़, ये न्यूज़ एजेंसी है। CNBC न्यूज़ एजेंसी है। फिर प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण, आई होप ये तो अखबार सारे ही जानते होंगे, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और बताइए, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर अमर उजाला। तो एनी इनकम ऑफ सच न्यूज़ एजेंसी सेटअप इन इंडिया सोली फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई इन दिस बिहाफ इज टोटली एग्जेम्प्ट। तो कोई भी न्यूज़ एजेंसी विच इज सेटअप इन इंडिया, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या है? न्यूज़ का कलेक्शन। एक बात बताइए, न्यूज़ एजेंसी पैसा कैसे कमाती हैं?
जब कहीं बम ब्लास्ट होता है, कोई आतंकवादी कुछ कर देता है, उसकी न्यूज़ को कवर करने के लिए ये न्यूज़ एजेंसी वाले जाते हैं, तो इनको ये वो आतंकवादी पैसा देते हैं क्या? हाँ, कल के अखबार में तुम छापोगे ना हमको, ठीक है। या कहीं मर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, तो मर्डरर क्या करता है? पैसा देता है क्या न्यूज़ एजेंसी को? कल के सारे न्यूज़ में आना चाहिए भाई, मेरा नाम होना चाहिए। नहीं, उनको पैसा यहाँ से न्यूज़ की कवरेज से थोड़ी ना आ रहा है, इनको पैसा आता है एडवर्टीजमेंट से, राइट। तो कोई भी न्यूज़ एजेंसी जो है वो अपने एडवर्टीजमेंट से पैसा जनरेट करती है और उसको न्यूज़ के कलेक्शन में खर्च कर देती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी अगर एजेंसी ऐसी है जो सिर्फ न्यूज़ कलेक्शन के काम पे फोकस करती है, ठीक है, provided that the news agency applies income solely for collection and distribution of news and does not distribute its income to its member। मेंबर का मतलब हो गया ओनर। यहाँ पे कह रहा है वो न्यूज़ एजेंसी अपने मेंबर्स को, अपने ओनर्स को अगर पैसा नहीं देती है, इनकम का हिस्सा नहीं देती है, डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स इनकम, तो कह रहा है ऐसी न्यूज़ एजेंसी की इनकम एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि कोई भी न्यूज़ एजेंसी अगर जितना पैसा एडवर्टीजमेंट से लाती है उसको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के कलेक्शन में खर्च करती है, ठीक है, जो उसके ओनर्स हैं उनको एक पैसा इनकम से नहीं देती है, तो ऐसी न्यूज़ एजेंसी की इनकम एग्जेम्प्ट है। तो जब मैं ये बात बोलता हूं तो बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है, वो कहते हैं सर कैसी बात कर रहे हैं, जितना पैसा एडवर्टीजमेंट से आया वो पूरा पैसा अगर खर्च ही हो गया न्यूज़ के कलेक्शन में, तो इनकम हुई कहाँ जिसको एग्जेम्प्ट करना है? क्या आपके मन में भी ये बात आ रही है कि सर एडवर्टीजमेंट से मान लीजिए 5 करोड़ रुपये आया, 5 करोड़ रुपये न्यूज़ के कलेक्शन में लग गया, ठीक है, तो पूरा पैसा खर्च ही हो गया, तो इनकम आई ही कहाँ? क्योंकि आपने भी यही बताया कि जितना पैसा एडवर्टीजमेंट से आ रहा है पूरा न्यूज़ कलेक्शन में खर्च होना चाहिए, तभी एग्जेम्प्ट होगा। तो फिर एग्जेम्प्ट होगा ही क्या? मतलब इनकम बची ही नहीं है, तो एग्जेम्प्ट किसको कराना पड़ा है? तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में मेरी एड से जो रेवेन्यू हुई वो हो गई 5 करोड़ रुपए, और एक्सपेंस हुआ जो कलेक्शन ऑफ न्यूज़ में वो हो गया 4 करोड़, तो 1 करोड़ रुपये बच गया। तो हम इस 1 करोड़ रुपए को रख सकते हैं, प्रोवाइडेड हम यही कहेंगे कि हम ये पैसा बांटेंगे नहीं, ये प्रॉफिट है लेकिन इसको मेंबर्स को, ओनर्स को बांटेंगे नहीं, हम इसको रिटेन कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, ठीक है। एंड विल यूज इन फ्यूचर, हम फ्यूचर में यूज करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ न्यूज़ ओनली। अब समझे आप? तो ये इनकम नहीं है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत खर्च करना है कि हाथों हाथ साल के साल खत्म हो जाना पैसा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका पैसा अगर बचा रह गया है तो आप उसको यूटिलाइज कर लीजिएगा बाद में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपको यूटिलाइज ही करना है फॉर न्यूज़ कलेक्शन। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एज एन प्रॉफिट टू इट्स मेंबर। जब मैं ये बात भी समझा देता हूं तो बच्चों के मन में एक और नया प्रश्न आ जाता है। वो कहते हैं सर फिर ऐसा धंधा करने का फायदा ही क्या है जिसमें हम जितना भी कमाएंगे सब का सब हमें खर्च कर देना है, हम अगर उसके ओनर हैं धंधे के तो हम अपने प्रॉफिट भी नहीं ले सकते हैं, फिर फायदा क्या ऐसा धंधा करने का? तो मैं आपको समझाऊंगा कि बेटा ये जो 4 करोड़ रुपए न्यूज़ की कलेक्शन में खर्च हुआ है ये क्या है। बेसिकली इसमें सैलरी का खर्चा होगा सारी एम्प्लॉय का जो न्यूज़ की कलेक्शंस वगैरह में काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सारे ही खर्चे होंगे, ट्रैवल का खर्चा होगा, कन्वेंस का खर्चा होगा, सभी कुछ होगा। क्या इस सैलरी के खर्चे में हम अपनी सैलरी भी चार्ज कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, अरे इस न्यूज़ एजेंसी में हम मालिक हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो अपनी तनख्वाह लेते हैं, जैसे कंपनी में डायरेक्टर तनख्वाह लेते हैं वैसे हम यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं और अच्छी खासी ले रहे हैं। तो एक करोड़ रुपए तो मेरी ही सैलरी इस 4 करोड़ में है। अभी न्यूज़ एजेंसी और चलने लग जाएगी, 1 करोड़ से 4 करोड़ रुपए कर देंगे हम अपनी सैलरी उठा के। अब आपको समझ में आया? भले हम प्रॉफिट के रूप में पैसा नहीं ले रहे हैं लेकिन ले तो रहे ही है ना, ठीक है। तो ये धंधा करना चाहिए कि नहीं, ये बात समझाने के लिए कि बहुतों को लगता है अच्छा खुद प्रॉफिट ले ही नहीं सकते तो फिर कर क्यों रहे हैं? ये काम कर रहे हो क्योंकि आप अपना सैलरी के नाम से पैसा निकाल सकते हो भाई, ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं निकाल सकते तो आप सैलरी के नाम से निकालिएगा। राइट, नाउ कमिंग टू इनकम ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती जानते हो
क्या जानोगे तुम लोग भाई, तुम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील के ज़माने के बच्चे हो। ये प्रसार भारती है, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। किसकी? ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। The income of Prasar Bharati, that is Broadcasting Corporation of India, will be exempt from tax. Now coming next to income of educational institution, section 1023C section याद करना है। income of educational institution, कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इनकम एग्जेम्प्ट है? इनकम ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच एग्जिस्ट सोली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। कह रहा है ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका मकसद, ठीक है, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एजुकेशनल पर्पसेस, मतलब एजुकेशन प्रमोट करना ही उसका काम है, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, उसे कमाना नहीं है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब इन तीनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ये सेटिस्फाई होगी तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, या ये सेटिस्फाई हो जाए तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। पहली कंडीशन कहता है कि गवर्नमेंट की ग्रांट जो है टोटल रिसिप्ट के 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ द गवर्नमेंट ग्रांट टू सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सीड 50% ऑफ द टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ग्रांट 50% ज़्यादा यानी सरकारी स्कूल है बेसिकली, ठीक है, तो उसकी कह रहा है कि इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को। मान लीजिए कि स्कूल की जो फ़ी से कलेक्शन आती है, फ़ी कलेक्शन कितना है स्कूल का? 30 लाख रुपया, और गवर्नमेंट ग्रांट कितना है? 40 लाख रुपया, ठीक है, कितना हो गया? 70 लाख रुपया टोटल। क्या आपने देखा गवर्नमेंट ग्रांट 50% ज़्यादा है, टोटल रिसिप्ट के ग्रेटर 50% है, और इसलिए इस स्कूल को एग्जेम्पशन मिल जाएगी 1023C में। दूसरा कहता है एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट डू नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एनुअल रिसिप्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, दैट इज 1 करोड़ रुपीज़। एनुअल रिसिप्ट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एनुअल रिसिप्ट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जल्दी बताइए, फी कलेक्शन 60 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट 80 लाख, 140 लाख हो गया। क्या इस स्कूल को एग्जेम्पशन 1023C की मिल सकती है? हाँ, प्रोवाइडेड वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना है, ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं बना है, एजुकेशन ही प्रमोट कर रहा है। क्या इसको एग्जेम्पशन मिल सकती है? 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रिसिप्ट है, हाँ, सिर्फ 1 करोड़ की ही रिसिप्ट थोड़ी ना देखने की जरूरत है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला कह रहा था कि अगर 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट ग्रांट है, देखिए ना 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट ग्रांट है, 80 लाख रुपए, 140 लाख का 50% होता है 70 लाख रुपए, 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट ग्रांट है, इसलिए 1023C मिल जाएगा इसको, ठीक है। अब मान लीजिए कोई दूसरी स्कूल है जिसका फी कलेक्शन है 90 लाख रुपए का, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, क्या इसको एग्जेम्पशन मिल सकता है 1023C का? हाँ, इसको मिल जाएगा दूसरे कंडीशन की वजह से, जहाँ पे कहता है 1 करोड़ रुपए तक के रिसिप्ट अगर है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो ये इसकी वजह से मिल जाएगा एग्जेम्पशन। ये सारे कंडीशन और हैं, और तीसरा है कि यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन दोज मेंशन्ड अबव विच इज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, दैट इज चीफ कमिश्नर, या तो चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। अब ये चीफ कमिश्नर कौन है? ऐसे समझ लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो सबसे ऊपर बैठा है वो चीफ कमिश्नर है। ये सब बाद में आपको पता चलेगा, ठीक है, चीफ कमिश्नर होता है, उसके अंदर कमिश्नर होता है, ठीक है, इस तरीके से हायरार्की बनी होती है। तो चीफ कमिश्नर अगर अप्रूव कर दे तो आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली आज की तारीख में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं दे रहे हैं। तो मोटा मोटी प्रैक्टिकली सिर्फ ये 2 कंडीशन पे एग्जेम्पशन हो रही है, लेकिन अगर आपको मिल गई चीफ कमिश्नर की अप्रूवल तो आपकी एग्जेम्पशन हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिसिप्ट। यानी अगर स्कूल में 100 करोड़ रुपए की भी रिसिप्ट है तो भी आपके स्कूल को हो सकता है एग्जेम्पशन मिल जाए 1023C की। नेक्स्ट है 1023C में सेम सेक्शन
इसमें एक्चुअली सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इनकम नहीं एग्जेम्प्ट होती है, हॉस्पिटल की भी हो जाती है। लेकिन हॉस्पिटल भी कौन सा होना चाहिए? जो वेलफेयर करना चाहता है, ठीक है, कमाना चाहता है नहीं, वेलफेयर करना चाहता है। तो 1023C में उनकी भी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, वेलफेयर करने का मतलब कहीं आप ये तो नहीं समझते जो फोकट में इलाज करते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो फ्री में पढ़ाते हैं, नहीं। पता है वेलफेयर का मतलब क्या होता है? हम जितना पैसा उससे बनाते हैं हम वो पूरा पैसा उसी में खर्च कर देते हैं। मतलब हम स्कूल में फीस लेते हैं लेकिन उतनी ही फीस लेते हैं जितना हम खर्च कर देते हैं स्कूल में, हम उसे कमाते नहीं हैं। तो ये कहलाएगा पर्पस एजुकेशन है, कमाना नहीं, ठीक है। एक हॉस्पिटल ऐसा हो सकता है जहाँ पे फीस बड़ी लंबी चौड़ी ली जाती है, लेकिन जितनी फीस लेते हैं उतना हॉस्पिटल की सुख सुविधा में हम खर्च कर देते हैं। हम कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम लेते हैं पैसा लेकिन उतना पैसा लेते हैं जिससे हम वो मेंटेन करते हैं हॉस्पिटल को, राइट। तो ये भी क्या कहलाएगा? हॉस्पिटल एलिजिबल फॉर हो जाएगा सेक्शन 1023C, ठीक है। कहता है द इनकम ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल विच एग्जिस्ट सोनली फॉर फिलेंट्रॉफिक पर्पसेस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कोई भी हॉस्पिटल जो जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फिलेंट्रॉफिक पर्पस है, यानी वेलफेयर पर्पस है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कुछ कंडीशन दी हुई है और वो कंडीशन भी सेम है जो आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा कि गवर्नमेंट ग्रांट उस हॉस्पिटल को 50% ऑफ टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा आया हो। जितना भी टोटल रिसिप्ट है उस हॉस्पिटल का, उसका आधे से ज़्यादा पैसा तो गवर्नमेंट ग्रांट से आया हुआ है, तो उसको एग्जेम्पशन मिल सकती है। या फिर आपके हॉस्पिटल की रिसिप्ट ही टोटल 1 करोड़ रुपए तक की है तो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और तीसरा, आपकी करोड़ों रुपए की रिसिप्ट है, 1 रुपया ग्रांट नहीं आता, वो सबसे छोड़ दीजिए। अगर चीफ कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया 1023C के लिए आपके हॉस्पिटल को तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो तीसरी कंडीशन ये है, ठीक है। उसके बाद है इनकम ऑफ स्वच्छ भारत कोष और क्लीन गंगा फंड। ये दोनों ही फंड मोदी जी ने बनाए हैं। स्वच्छ भारत कोष आपने सुना होगा, भारत को सुंदर करने के लिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन करने के लिए स्वच्छ भारत कोष है। और क्लीन गंगा फंड है गंगा जी को साफ सफाई करने के लिए, ठीक है। तो आपको तो ये बात मालूम है ना कि कोई भी रिसिप्ट अगर आती है तो वो इनकम बन जाती है। तो जैसे अगर गवर्नमेंट ने एक स्वच्छ भारत कोष बनाया, ठीक है, और उसमें लोगों ने पैसा डाल दिया स्वच्छ भारत कोष में, तो वो स्वच्छ भारत कोष की इनकम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या किया, बनाया, ये देखो ये रहा एक फंड, ठीक है, इसमें आप पैसा डाल सकते हो। क्या नाम है इसका? स्वच्छ भारत कोष। गांधी जी का चश्मा भी बना रहेगा इस पे, स्वच्छ भारत कोष है, ठीक है। तो ये स्वच्छ भारत कोष में जितना पैसा आएगा वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो तो इनकम बन जाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्वच्छ भारत कोष का जो भी पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट है। नाउ कमिंग टू सिमिलरली, गवर्नमेंट ने एक फंड और बनाया है, क्लीन गंगा फंड। ये गंगा जी की साफ सफाई के लिए है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये एग्जेम्पशन नहीं डाली होती तो क्या होता है, इस फंड में जितना भी पैसा जाता वो पूरा का पूरा क्या बन जाता, टैक्सेबल बन जाता। और इसलिए गवर्नमेंट ने इसको स्पेसिफाई किया कि भाई इसमें जितना पैसा आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।